हेलो साथियों। तो आज स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं फिलर फोरम के इस मंच पर। ये मंच हमारा साथियों सदा समर्पित रहता है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर हम आप सभी की तैयारी करवाते हैं एनटी यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हिस्ट्री विषय के मेनली, चाहे वो स्टेट लेवल के हो चाहे वो सेंटर लेवल के हो, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम को नीचे आपको वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो फिलर फोरम ऐप का और फिलर फोरम वेबसाइट का। तो दोनों ही माध्यम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फिलर फोरम यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बात मुझे हर बार बोलनी पड़ती है ताकि क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हर बार नए जुड़ जाते हैं इसमें। कल के लाइव मीटिंग में एक स्टूडेंट नया आया था, पूछ रहा सर मुझे तो पता ही नहीं था। मगर चल कोई बात नहीं, अब पता लग गया। अब रेगुलर क्लास लिया करो और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए साथियों। मैं बार बार बोलता हूँ, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज हिस्ट्री एनटी यूजीसी नेट / फिलर फोरम करके डालोगे, चैनल का नाम और चैनल आ जाएगा हमारा, उस पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो जो डिटेल्स यहाँ बच जाती है कुछ, वो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्गफुली बना सकते हो। टाइम बढ़ा दीजिए, समय कम है, महीना भर बचा है हमारे पास, ठीक है। और रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। 6 से 8 घंटे सेकंड पेपर के लिए प्रिपेयर कीजिए। सुबह, दोपहर, शाम, रात को जैसे भी आपको समय मिलता पड़ा, खुद अपने परिवार के साथ, अपने काम के साथ जो भी आप कर रहे हो उसके साथ अपना मैनेज कीजिए, टाइम निकालिए। फालतू चीज़ों को बंद कर दीजिए, सोशल मीडिया पर जाना बंद कर दीजिए। व्हाट्सअप फ्री फंड का, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह सब बंद कर दिए, धीरे धीरे करके बंद कर दिए इन चीज़ों को। टाइम कंज्यूम होता है बेकार में, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो साइमन कमीशन और उसके समकालीन जो गतिविधियाँ थी, वो साइमन कमीशन और उसके समकालीन जो गतिविधियाँ थी उसके ऊपर आज हम प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं आज हमारा क्या चल रहा है। तो 1919 का एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बाद में डिसीजन लिया गया था कि इसकी समीक्षा की जाएगी 10 साल के बाद में। भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा की जाएगी 10 साल के बाद में, यानी कि 1929 के अंदर इसकी समीक्षा की जानी थी। इसका क्या इफेक्ट पड़े हैं, क्या प्लस माइनस पॉइंट होते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन किया जाना था। लेकिन उसी समय क्या हुआ था, इन्होंने गठन कर दिया 1927 में, आयोग गठन कर दिया, एक आयोग बना दिया जिसका कि अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन जिसके कि अध्यक्ष थे, इसलिए इस कमीशन का नाम, इस आयोग का नाम साइमन कमीशन पड़ा। और इसके 7 सदस्य थे, 7 सदस्य, सातों के सातों ही अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे। एक भी इसमें से इंडिया का मेंबर नहीं था, तो इसलिए इसका ज़्यादा विरोध हुआ था। और ये भेजा गया था संवैधानिक सुधार करने के लिए कि आप वहाँ पर जाओ और जा करके देखो कि माहौल कैसा है, संवैधानिक सुधार करने के लिए क्या क्या कुछ संभावनाएं हैं या नहीं है। तो इसलिए भेजा गया था। एक दूसरी क्या था कि 1929 के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी को लेबर पार्टी से डर लगने लगा था। 1929 के अंदर से पहले की बात है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता के अंदर थी ब्रिटेन के अंदर। 2 पार्टियां थी, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी को आज आप एक प्रकार से हमारी कांग्रेस से तुलना कर सकते हो, और लेबर पार्टी जो है इसकी तुलना आप आज की हमारी बीजेपी से कर सकते हो, ठीक है। तो लेबर पार्टी ये उदारवादी पार्टी थी। लेबर पार्टी के जो लीडर, ये उदारवादी लीडर थे, क्योंकि ये साधारण लोगों में से गए हुए लोग थे, लीडर थे इसके। और ये जो कंजर्वेटिव पार्टी, ये इलाइट क्लास थी, ये कुलीन वर्ग में से थे। यही कारण है कि 2 वहाँ पर हाउस बने, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो था वो कुलीन लोगों का प्रतिनिधित्व करता था, इलाइट लोग, क्लास के लोग थे, बड़े लोग थे इसमें, पूंजीपति, जमींदार, व्यापारी वगैरह। और जो हाउस ऑफ कॉमन्स था वो कॉमन साधारण लोगों, तो ये साधारण लोगों की सभा थी। हाउस ऑफ कॉमन्स साधारण लोगों का सब वो था, ग्रुप था, लीडर्स थे, ठीक है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस था। तो इसकी वजह से इन्होंने, कंजर्वेटिव पार्टी ने ही इसको 1927 में आयोग का गठन कर दिया था, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता के अंदर, ठीक है। ये था। और कंजर्वेटिव पार्टी का जो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था उसका नाम था बिरकन हेड, लॉर्ड बिरकन हेड कहते हैं, सर बिरकन हेड कहते हैं। लॉर्ड मत बोला करो यार इन लोगों को, कोई जरूरत नहीं लॉर्ड वर्ड बोलने की। तो बिरकन हेड करके इसका एक मिनट में जरा मार्कर चेंज करता हूँ। तो बिरकन हेड करके जो था इसका सेक्रेटरी ऑफ हेड था, किसका? कंजर्वेटिव पार्टी का। तो इसने अपने आयोग का गठन किया जॉन साइमन के लीडरशिप में। ये जो कि आयोग कहलाया साइमन कमीशन, साइमन आयोग कह सकते हो, साइमन कमीशन कह सकते हो। इसने, साइमन कमीशन ने 3 रिकमेंडेशन दी अपनी,
तीन सुधारवादी कदम उठाने के लिए कहा, 3 रिकमेंडेशन थी इसकी। क्या क्या थी? एक कि प्रांतों के अंदर उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। जो विधानसभा है ना आज की, उसी प्रकार से इसने उस समय कहा था, लगभग 100 साल हो गए हैं, कि प्रांतों के अंदर उत्तरदायी जिम्मेदारी सरकार का गठन किया जाए, विधानसभा विधान परिषद का गठन किया जाए प्रांतों के अंदर, स्टेट्स सारे स्टेट्स के अंदर। एक दूसरा, केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए, केंद्रीय विधानमंडलों का पुनर्गठन किया जाए। पुनर्गठन किया जाए किसका? केंद्रीय विधानमंडल। केंद्रीय विधानमंडल बोले तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट कह सकते हैं, आज ये संसद कह सकते हैं, उसका दोबारा से गठन किया जाए, नए तरीके से गठन किया जाए। ठीक है, ये दो हो गया, पुनर्गठन किया जाए। तीसरा क्या था कि केंद्रीय सरकार का गठन अभी नहीं किया जाए, केंद्र के अंदर अभी किसी प्रकार की कोई सरकार ना बैठाई जाए, वायसराय और क्या बोलते हैं वो था गवर्नर जनरल को मेन बनाया जाए, मेन हेड रहे वो सरकार, वही चलाए बस, भागीदारी इंडियंस की भागीदारी ना हो। क्यों? क्योंकि इसके अनुसार, किसके अनुसार? साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार, कि अभी केंद्र के अंदर सरकार गठन करने का समय नहीं आया है, इंडियंस के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो देश का शासन प्रशासन चला सकें। आई बात समझ? क्या रिकमेंडेशन दी बंदे ने? इंडियन के पास, इंडिया के लोग इतने काबिल नहीं हुए हैं जो कि शासन प्रशासन को चला सकें। क्या बात है, ये चलाएंगे ब्रिटेन के लोग। ठीक है, अब इन्होंने रिकमेंडेशन दे दी, इसके ऊपर प्रतिक्रिया क्या हुई यहाँ के इंडिया के लोगों को? इंडिया के लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी? इंडिया के लोग, इसका रिएक्शन क्या हुआ? कांग्रेस ने क्या रिएक्शन दिया? कांग्रेस में ने मद्रास अधिवेशन, दिसंबर 1927 को जो मद्रास का अधिवेशन हुआ, उसमें प्रस्ताव पारित किया कि सभी प्रकार से इसका पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। किसका? साइमन कमीशन का और इसके सुधारों का। हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसे साइमन कमीशन की, हमें साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन की कोई जरूरत नहीं है। सब ने पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया और पूर्ण स्वतंत्रता लेना चाहा। प्रस्ताव पारित किया गया कि साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन का हमें बहिष्कार करना है और हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, उसके लिए हमें आंदोलन करना है। ये हुआ यहाँ से। फिर क्या किसने उसका वो किया, बहिष्कार किया? किसान मजदूर पार्टी, लिबरल फेडरेशन, ये वही लिबरल फेडरेशन था जिसका गठन किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ध्यान दीजिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसका गठन किया था। और हिंदू महासभा जो कि हिंदूवादी लीडर्स को लेकर के आगे बढ़ी थी, जिसके लीडर थे मेन पंडित मदन मोहन मालवीय वगैरह, और भी बहुत सारे थे, लाला लाजपत राय भी थे, पंडित मदन मोहन मालवीय मेन थे, और भी बहुत सारे लोग थे इसमें, तिलक भी थे। और लीग बोलते मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, मुस्लिम लीग ने भी नहीं माना इसको, क्या बोलते हैं, जो साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन को, सब ने बहिष्कार किया एक मत से। हो गया। आगे क्या होता है? पंजाब के अंदर पंजाब में संघवादियों ने यानी यूनियनिस्ट जो लोग थे उनके दल ने और मद्रास के जस्टिस पार्टी ने इसका बहिष्कार नहीं करने का फैसला लिया। इसका दक्षिण भारत में मद्रास में जस्टिस पार्टी ने इसका बहिष्कार नहीं किया, और उत्तर भारत के अंदर पंजाब के जो यूनियनिस्ट थे, यूनियनिस्ट या क्या बोलते हैं आपको, संघवादी कह सकते हो, संघवादियों ने इसका बहिष्कार ना करने का फैसला लिया। आगे क्या हुआ? जन प्रतिक्रिया क्या हुई? पब्लिक की क्या वो थी, क्या बोलते हैं, रिएक्शन क्या था इसको लेकर के? तो 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा, तो इसका सर्वसम्मति से विरोध हुआ हर जगह पर, जहां ये गया वहां विरोध हुआ इसका, जहां पर ये गया वहां पर इसका विरोध हुआ। इसके बैकग्राउंड में थोड़ी सी और दलील दी जाती है, किनके थ्रू? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और उनके अनुयायियों का ये मानना है, ये तर्क है इसके पीछे, कि चूंकि ये संवैधानिक सुधारों को लेकर के ये भारत की ओरिजिनल स्थिति को जानने के लिए आया था ये कमीशन, कि भारत के अंदर लोगों का जो समूह बने हुए हैं, हमारे यहाँ पर छुआछूत बहुत ज़्यादा थी, भेदभाव बहुत ज़्यादा था, मल्टी कल्चरल और मल्टी डाइवर्सिटी का समाज है हमारा, एक समाज नहीं है, ना ही पूंजीवादी है, ना ही समाजवादी है, ना ही साम्यवादी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारी, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा लोग आदमी मिल जाएगा आपको यहाँ पर। एक इंसान वो भी मिलेगा जिसको खाने के लिए नहीं मिलता है, एक समय वो भूखा रहता है बेचारा, 40 लाख से ज़्यादा लोग आज ऐसे हैं जो इनको दिन भर में एक ही समय खाना मिलता है, आध रात को भूखे सोते हैं बेचारे, खाने का ही नहीं है उनके पास सिस्टम ऐसा।
ठीक है। और एक ऐसा मुकेश अंबानी जिसको पता ही नहीं मेरे पास कितनी धन दौलत है। बड़े लोग व्यापारी लोग भी हैं, तो सब तरह के, तो इसी का तो मल्टी कल्चर मल्टी डाइवर्सिटी है, छोटे छोटा बड़े से बड़ा लोग, मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारी इंडिया के, भारत के देश की। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहना था कि इनको जरा यहाँ के देश के हालात की ओरिजिनलिटी भी पता लगना चाहिए ना, कि दलितों के साथ कैसा व्यवहार किया करते हैं यहाँ के सवर्ण जातियों के लोग, और दबे कुचले समाज जो शूद्र जिनको कह दिया गया उनके साथ कैसा व्यवहार, उनके दासों का, गुलामों की तरह उनका व्यवहार किया था। दक्षिण भारत के अंदर साथियों बताता हूँ आप लोगों को, लोग सिर पे मैला ढोते थे। मैला ढोते थे मतलब टॉयलेट्स, बड़े लोगों की टॉयलेट्स ढोते थे, दूध डाल करके आते अपने सिर के ऊपर टोकरी में डाल डाल करके। सोच के देखिए आप। और आज़ादी के बाद तक ये दौर चलता रहा था। दक्षिण भारत की बता रहा हूँ, उड़ीसा की बात बता रहा हूँ आपको, बहुत सी जगहों पर होता था। तो उनके लिए क्या आज़ादी, रहे चाहे ना रहे, उनके लिए तो बात बराबर हो, तब भी मैला ढोना, अब भी मैला ढोना, उनके लिए आज़ादी आई ना आई बराबर है, बात भी सही देखा जाए तो, काहे की आज़ादी। इसलिए कम्युनिस्ट लोग और मूल निवासी संघ, ये बी आर अम्बेडकर से जुड़े हुए की विचारधारा के लोग इसको आज़ादी नहीं मानते, ठीक है, क्यों? क्योंकि हालात वही हैं, सिस्टम वही चल रहा है अभी तक। तो उन्होंने उनका विरोध किया था दिखाने के लिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिखाना चाहते थे कि, तो फिर भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनके विरोध करने के बावजूद भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनका अनुयायी उनको जगह जगह पर लेकर गए, उनको अवगत कराया सामाजिक समस्याओं से कि ये देखो सवर्ण जातियों का, सत्ता के ऊपर सवर्ण जाति आ जाएंगी, आपके जाने के बाद तो हमारी दयनीय हालत है उससे और भी दयनीय हो जाएगी, बुरे हालात हो जाएंगे। इसलिए रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट वहीं से निकल करके आया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी इसके लिए, विरोध किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों ने। आई बात समझ में? और हाँ, बम्बई सभी ने इसका विरोध कर दिया। जन प्रतिक्रिया ये रही कि सभी समाज के ज़्यादातर इलाइट क्लास लोगों ने, बड़ी संस्थाओं ने, बड़ी संगठनों ने इसका क्या बोलते हैं, साइमन कमीशन का विरोध किया था, ठीक है। और उसी में से फिर कुछ लोग, युवा नेता निकल करके आए, यूथ लीडर निकल करके आए। कौन? नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, नए यूथ निकल करके आया। एग्रेसिव जो थे, एकदम बिल्कुल ब्रिलियंट लोग थे, सुपीरियर लोग थे। उनके ये लीडर दो मेन थे। और उसी में से ही आंदोलन में से फिर बाद में जमीन तैयार हुई भारत नौजवान सभा की, और किसान दल और हिंदुस्तान सेवा समिति, ये संगठन बाद में बने थे इसी के क्या बोलते हैं विरोध करने के बाद में, साइमन कमीशन विरोध करने के बाद में जो जन आंदोलन तैयार हुआ उसी में से ये निकल करके आए। पंजाब के अंदर पंजाब नौजवान सभा, किसान दल और हिंदुस्तान सेवा समिति। आगे क्या हुआ? आगे फिर पुलिस ने वही लठ बजाया, पुलिस ने दमन किया इस आंदोलन का, है, पुलिस ने दमन किया, पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, सबको पता है। ये पहला मामला था जहां पर नेहरू को लाठियां पड़ी, जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने बहुत पढ़ा इसके बारे में, लेकिन फर्स्ट टाइम मेरे सामने आया है कि नेहरू की भी पिटाई हुई थी। गोविंद वल्लभ पंत लखनऊ के अंदर विरोध करते, यहाँ पर इनका बहुत कड़ाई से विरोध हुआ, इनको लाठियाँ पड़ी। और लाला लाजपत राय ने लाहौर में विरोध किया, इनको वहाँ पे लाठियाँ पड़ी। लाला लाजपत राय को तो सबको पता होगा, लास्ट में आकर के इनकी तो डेथ हो जाती है 1928 के अंदर। इतनी बुरी तरह से सर पे इनको चोट गहरी लगती है, खून बहुत ज़्यादा बह जाता है, तो अंतिम समय इनको बचाया नहीं जा सकता और ये फिर शहीद हो जाते हैं। लाला लाजपत राय 1928 की बात है, वो सबको पता है, ठीक है। ये जो है ना नेहरू का मामला, एक ऐसा मामला जहाँ तक मैं फर्स्ट एंड लास्ट एक ऐसा मामला जहाँ पर नेहरू को लाठियाँ पड़ी थी, जहाँ तक मेरा अनुमान, जहाँ तक मैंने स्टडी किया। अगर किसी को और पता हो तो जब कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि कब कब नेहरू ने लाठियाँ खाई। एक मैंने फर्स्ट मेरे सामने ये आया है कि बहिष्कार के समय क्या बोलते हैं, साइमन कमीशन के टाइम पीरियड के दौरान, आंदोलन के दौरान नेहरू को भी लाठियाँ पड़ी, ठीक है। तो ये इधर का हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम जरा दूसरी तरफ का देखते हैं। तो आगे क्या था, आगे जब ये पूरा सिस्टम चल रहा था तो लॉर्ड बर्कनहेड जो उसका कंजर्वेटिव पार्टी का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसने क्या कहा, चुनौती दी भारत के लोगों की कि तुम जो है अपनी एक मत से संविधान सभा का निर्माण करके दिखाओ, संविधान का निर्माण करके दिखाओ, कानून का निर्माण करके दिखाओ, एक ऐसा संविधान का प्रारूप ड्राफ्ट तैयार करो, कच्चा मसौदा तैयार करो कि जिसको जो सभी लोगों को, सभी दलों को स्वीकार्य हो। तो फिर क्या हुआ? फिर हुआ नेहरू रिपोर्ट आई 1928 के अंदर।
जो ये बाद में आती है, हालांकि इससे पहले बर्कनहेड क्या कहता है, बर्कनहेड इसको इंडिया के लोगों को चैलेंज देता है कि तुम्हारी हिम्मत है तो तुम ड्राफ्ट बना के दिखाओ, संविधान बना के दिखाओ, कानून नियम बना के दिखाओ, वैसे नियम जो सभी समाज के लगभग सभी दलों को स्वीकार्य हो। तो एक सम्मेलन बुलाया गया, चुनौती को स्वीकार किया, लॉर्ड बर्कनहेड ने चुनौती दी, इंडिया के लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। कहाँ? पहले दिल्ली में आयोजन हुआ उसका और बाद में पुणे में आयोजन हुआ। और वहाँ से डिमांड निकल करके आई, सभी एक मत थे, ज़्यादातर लोग उसके एक मत थे, किसके ऊपर? डोमिनियन स्टेट के ऊपर। डोमिनियन स्टेट बनाया जाए, कि डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि ऐसा औपनिवेशिक दर्जा दिया जाए जो कि इंग्लैंड ने कनाडा को दिया था, आयरलैंड को दिया था, ऑस्ट्रेलिया को दिया था और न्यू फाउंडलैंड वगैरह को दिया था, कि भाई यहाँ का इंडिया का डोमिनियन का मतलब होता। साथियों देखो क्या होता है, जैसे कर्द समुद्रगुप्त ने नीति अपनाई थी, क्या कि अब उसने क्या किया था, कुछ राज्यों को डायरेक्ट अपने साम्राज्य में मिला लिया था और कुछ साम्राज्यों को उसने इंडिपेंडेंट छोड़ दिया था कि भाई वहाँ का जो राज्य है, राजा वहाँ का वो मैनेज करेगा, सिस्टम को, शासन प्रशासन को वो देखेगा, लेकिन टैक्स मुझे भेजेगा, मेरे नाम पे शासन चलेगा, शासन वो कल राजा करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेट ऑफ द हेड में रहूंगा, समुद्रगुप्त। हरी बात समझ में? ठीक है, कि भाई जो राज्य है उसको हम कब्जा नहीं करेंगे, शासन प्रशासन आप चलाओ, सारा कुछ मैनेज आप करो, कोई दिक्कत, हमें लेकिन टैक्स भेजते रहो और नाम मेरा रहेगा। सब प्रजा का, उस राज्य का सबसे बड़ा राजा कौन? वहां का राजा। और उस राजा का राजा कौन? समुद्रगुप्त। सारी बात समझे? इसी प्रकार से औपनिवेशिक शासन के अंदर क्या हुआ था कि क्या बोलते, इंडिया के लोगों ने भी यही डिमांड उठाई कि जैसे कि और को देखिए क्या हुआ था कि इंग्लैंड के बहुत सारे औपनिवेश थे साम्राज्यवादी के, ठीक है, तो उन्होंने ब्रिटिश उनको भी डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया हुआ था कि भाई वहाँ का शासन प्रशासन खुद मैनेज करें, लेकिन नाम रहे महारानी का, नाम चले ब्रिटिश का क्या बोलते राजकुमार का, महारानी का, उसके नाम पे शासन हो वहाँ का। तो बहुत से लोगों ने स्वीकार किया उसको। किन लोगों ने? सबसे पहले कनाडा, न्यू फाउंडलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये जो कंट्रीज थे इन्होंने स्वीकार किया और बाद में यहीं से राष्ट्रमंडल की अवधारणा निकल करके आई, राष्ट्रमंडल स्टेट्स जो बने थे। बहुत लंबी कहानी है यार, ठीक है। तो इसी प्रकार से इंडिया के लोगों ने भी डोमिनियन स्टेट की मांग की कि वहाँ पे उनको आज़ादी है, वैसी आज़ादी हमें चाहिए, ऊपर के बेशक आप शासन नाम रहेगा महारानी का या फिर क्या बोलते हैं इंग्लैंड ब्रिटिशर्स का। लेकिन इससे भी कुछ लोग नाराज थे, उन्हें लगता था कि ये गलत सिस्टम है, हमें तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमें तो फुल स्वराज्य चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग से नाराज हो, उन्होंने मांग की पूर्ण स्वतंत्रता की, हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण आज़ादी चाहिए, संपूर्ण रूप से आज़ादी चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। फिर आगे क्या हुआ, दिल्ली प्रस्ताव होता है, फिर लीग मुस्लिम लीग दिल्ली में अपना एक प्रस्ताव रखती है, जो कि इसे दिल्ली प्रस्ताव रखती है मुस्लिम लीग 1927 के अंदर। यहाँ पे ये 4 मांगे उठाते हैं, मुस्लिम लीग 4 मांगे उठाती है अपने। कौन कौन सी मांगे उठाती है? कि भाई संयुक्त निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए, ज्वाइंट इलेक्शन सिस्टम होना चाहिए, सभी का एक साथ इलेक्शन होना चाहिए, एक। दूसरा, और इसमें सीटें, रिजर्व सीटें होनी चाहिए मुस्लिम्स के लिए, संयुक्त निर्वाचन हो, ज्वाइंट इलेक्शन हो एक साथ, लेकिन मुस्लिमों के लिए अलग से सीटें रिजर्व होनी चाहिए, एक। दूसरा, सेंटर के अंदर, केंद्रीय व्यवस्थापिका के अंदर CLC क्या बोलते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, CLA सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट के अंदर 1/3 सीटें रिजर्व होनी चाहिए मुसलमानों के लिए। क्या ये डिमांड सही थी इनकी? इसके ऊपर लोग भड़क गए, कांग्रेस के दूसरे और क्रांतिकारी जो उग्रवादी दल के लोग वो भड़क गए। क्यों? मान लीजिए 1/3 अगर हम इनको रिजर्व सीटें रिजर्व देते हैं तो ये तो इनके तो बाहुल्य हो जाएगा वहाँ पर, क्या बोलते हैं, संसद के अंदर। और लेकिन चूंकि देखो क्या होता है कि पॉपुलेशन का अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया जाता है साथियों। आज भी अगर आप देखोगे, मान लीजिए 140 करोड़ हमारी जनसंख्या है, उसमें से 20 करोड़ मुस्लिम्स हैं, ठीक है, तो कितना % हुए वो टोटल आबादी का? उसी अनुपात में उनको वो दे दो, क्योंकि उस समय तो इतना भी नहीं था मामला, बहुत कम वो थी, क्या बोलते हैं, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी, अराउंड 33 करोड़ तो ऑल ओवर इंडिया की थी पॉपुलेशन, 1930 1940 की बात है।
ठीक है, तो इन्होंने सीटें मांगी 1/3 जो कि स्वीकार्य नहीं था और लोगों को। दूसरी तीसरी क्या था कि पंजाब और बंगाल को में सीटें आरक्षित की जाए केवल और केवल मुसलमानों के लिए। क्यों? क्योंकि पंजाब के अंदर और बंगाल के अंदर, आज का पंजाब मतलब पाकिस्तान का पंजाब और हिंदुस्तान का पंजाब, काफ़ी बड़ा भूभाग क्षेत्र था जिसके राजधानी थी लाहौर, ठीक है। और बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल बोले तो आज का बांग्लादेश, बंगाल, थोड़ा सा उड़ीसा और खैर वो तो हालांकि हाँ अलग अलग प्रांत बना दिए थे 1999 के एक्ट के अंदर, ये उड़ीसा और बिहार को अलग अलग स्टेट बना दिया था, ठीक है। तो लेकिन आज का बांग्लादेश और उस समय का बंगाल ये एक ही बड़ा प्रांत था। यहाँ पर क्या था कि मुसलमानों की बाहुल्य बहुत ज़्यादा था, मुसलमानों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। तो जिन्ना ने और मुस्लिम लीग ने चाहा कि यहाँ पर मुसलमानों की सीटें रिजर्व होनी चाहिए। तीन, चौथा कहते हैं मुस्लिम बहुल प्रांत जो कि सिंध और बलूचिस्तान था, इसको उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की घोषणा की जाए। इसको बलूचिस्तान को, सिंध और बलूचिस्तान को अलग से प्रांत बनाया जाए बंबई से हटा करके, सिंध और बलूचिस्तान को। यहाँ क्योंकि यहाँ पे बलूचिस्तान आज देख लीजिए, सिंध में और बलूचिस्तान में मुसलमानों को बाहुल्य ज़्यादा है। तो हालांकि वैसे पाकिस्तान के अंदर है वो, उस समय भी वहाँ की प्रजा में ज़्यादातर लोग, मेजोरिटी मुस्लिम्स की थी। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने वहाँ पर भी ये मांग उठाई सीमांत प्रांत के नाम से। सीमांत प्रांत का लीडर कौन? चला गया बेचारा, बहुत अच्छा लीडर था बलूचिस्तान का, खान अब्दुल गफ्फार खां। बड़ी लड़ाई लड़ी थी बेचारे ने गांधी जी के साथ मिलकर, बहुत बड़ा फ़ैन था गांधी जी का। उसको दूसरा गांधी बोलते हैं, सीमांत गांधी के नाम से फेमस है वो। उसके साथ धोखा हुआ गांधी जी ने। आज़ादी के बाद में क्या हुआ था बता देता हूँ, आगे चलेगा मामला। उसने ऑफर दिया बलूचिस्तान के लोगों के साथ मिलकर के, लीडर के साथ मिलकर, उसका बहुत बड़ा आंदोलन में बहुत बड़ा सहयोग था साथियों, पाकिस्तान को आज़ाद कराने और भारत को आज़ाद कराने में। वेस्टर्न नॉर्थ आज का जो पाकिस्तान, उसमें बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क था, उसके ऊपर ब्रिटिश का कब्जा था। लेकिन बाद में फिर आज़ादी के बाद में आज़ाद हो गया था वो, और पाकिस्तान ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया बाद में। उससे पहले क्या हुआ था कि गांधी जी को उसने ऑफ़र किया, सीमांत गांधी ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने ऑफ़र किया कि हम आपके भारत के अंदर मिलना चाहते हैं। गांधी जी ने दो लोगों को भेजा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सादिक नेहरू था। तो इनको भेजा कि आप जरा जाकर देख करके आओ कि माहौल क्या है वहाँ का। तो ये गए, इन्होंने जाकर देखा, वहाँ तो कोई उर्दू नहीं बोलता। अरे यार, बलोचिस्तान के लोग बलोच भाषा बोलेंगे, बलोच कल्चर है उन लोगों का, उनका जरूर थोड़ी ना हर मुस्लिम उर्दू ही बोले। इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि नहीं ये ठीक नहीं है, गांधी जी ने मना कर दिया। क्या हुआ, वो पाकिस्तान में मिला दिया, उनके ऊपर अत्याचार किया, उनके ऊपर कब्जा कर लिया, उनकी औरतों के साथ बहुत बुरा अन्याय हुआ साथियों। नहीं पढ़ाया जाता अकेडमिक्स के अंदर। आज भी वहाँ के लोग बेचारे आज़ादी के नारे लगाते हो मर जाते हैं, उनकी बहन बेटी को उठा लिया जाता, कोई सुनवाई नहीं होती उनकी। ना वहाँ पर स्कूल है, ना कॉलेज है, वहाँ पर कोई वो नहीं है, ना पानी की व्यवस्था, ना खाने पीने की व्यवस्था, ना कोई इंडस्ट्री, ना कोई रोजगार का साधन है। और वहाँ की माइंस से, वहाँ की खदान, बलूचिस्तान बहुत खनिज पदार्थों के अंदर भंडार है। वहाँ की गैस और पेट्रोलियम और क्या बोलते हैं कोयला निकाल करके पूरे पाकिस्तान सप्लाई की जाती है। और वहाँ के अंधेरा, वहाँ पूरा अंधेरा है। जैसे कि हमारे यहाँ पर झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला निकाला जाता है और झारखंड के ही अंदर है अंधेरा। सोच के देखो क्या हाल होगा। ये हुआ, मर गया बेचारा। हाँ, फिर उसने क्या किया, उसने अपना लीडर बनाया, किसको? जिन्ना को। आज़ादी से पहले की बात बता रहा हूँ आपको। बलूचिस्तान के लोगों ने जिन्ना को अपना लीडर बनाया और जिन्ना ने डिमांड रखी, मैं आपका केस लड़ूंगा, मैं आपको सपोर्ट करूँ, लेकिन मेरी एक डिमांड है, क्या? कि मेरे वजन के बराबर का सोना दो। लोगों ने वो भी दिया। बलूचिस्तान के लोगों ने अपने जेवर, ज्वेलरी, अंगूठी, सोने चांदी के हीरे गहने, बेचारे सब चंदा इकट्ठा किया गया, उसको आरामखोर को, जिन्ना को तोला, उसके वजन के बराबर सोना दिया। बाद में जब वो लीडर बन गया तो उसने कहा, उसने कहा कि हमारा केस तो लड़ो, हमें तो भारत के अंदर शामिल होना। वो कहा नहीं, अब तो मैं वजीर आजम हूँ पाकिस्तान का। वो एग्रीमेंट जब हुआ था आज़ादी से पहले हुआ था, अब तो मैं पाकिस्तान का वजीर आजम हूँ, अब तो मुझे और चाहिए। और उसने डिमांड की किया कि एक बलोच कल्चर में क्या होता है साथियों, जैसे हमारे यहाँ पर हार चलता है, गले में लड़कियाँ महिलाएं पहनते हार पहनती, मंगलसूत्र पहनती, तो वहाँ का कल्चर अलग। वहाँ पर बड़ा हार पहनती, इतना नीचे तक का, इतना चौड़ा पतरे, सोने से पतरा, इतना कम से कम 2-3 किलो का होगा शायद वो हार, बड़ा हार पहनते हैं। कहता वो मुझे वो चाहिए अब, और मुझे फिर से और सोना चाहिए और कई गुना ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले तो मैं एक वकील था, अब तो मैं एक स्टेट ऑफ द हेड हूँ। रोए बेचारे वो लोग कि हमारा तो पैसा भी चला गया, हमारी सुनवाई भी नहीं हुई। गांधी जी की तो डेथ हो चुकी थी, किसको बोलते। और पाकिस्तानियों ने वो कब्जा लिया। सरदार वल्लभ पटेल भाई भी कुछ समय बाद चल बसे थे, तो कोई लीडर उनकी सुनने वाला कोई बचा नहीं था। कांग्रेस के चाटुकार थे सारे के सारे कांग्रेस वाले, तो नेहरू के। ये हुआ आज़ादी के नाम पे, कोई नहीं बताता इन बातों को।
आगे क्या हुआ, हाँ ये हो गया यहाँ पे। फिर आगे चल कर क्या होता है साथियों, इन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है, मुस्लिम लीग में और कांग्रेस के बीच में कुछ मांगे रखते हैं, तो एक बीच का रास्ता निकाला जाता है, बीच का रास्ता निकाला जाता है ताकि जो बातें दोनों ही दलों को स्वीकार्य हो, कांग्रेस को भी और लीग को भी। आगे फिर क्या होता है, जिन्ना फिर संशोधन का प्रस्ताव पारित करता है, इसमें कुछ संशोधन करता है, उन डिमांड्स के अंदर समझौते में कुछ संशोधन करता है, संशोधन जो कि फिर इसका कांग्रेस का जब अधिवेशन होता है उसके ऊपर वोटिंग होती है कि कितने लोग इस संशोधन से सहमत है, नहीं हो पाता है, मतदान उनके खिलाफ गिरता है, मतदान में क्या होता है, वोटिंग होती है, वोटिंग के अंदर वो प्रस्ताव, जिन्ना का जो प्रस्ताव लेकर के, जिन्ना का जो संशोधन प्रस्ताव था वो गिर जाता है, उसको लोग बहुमत नहीं मिलता, उस प्रस्ताव को बहुमत नहीं मिलता, तो फिर जिन्ना उससे अलग हो जाता है, जिन्ना अलग हो जाता, आगा खां के साथ मिल जाता है बाद में जाकर के, वो जिन्ना आगा खां साथ में पहले था लेकिन धड़े बन गए थे अलग अलग ग्रुप, तो जिन्ना आगा खां वगैरह ग्रुप के साथ में मिल जाता है, ठीक है, मुस्लिम लीग में। फिर 1929 के अंदर जिन्ना 14 सूत्रीय मांगे रखता है अपनी, जिन्ना जो है 14 सूत्रीय मांगे मतलब 14 डिमांड्स रखता है कांग्रेस के सामने कि हमें ये चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी, अलग प्रांत चाहिए, हमें अलग से रिजर्वेशन चाहिए, हमारी सीटें रिजर्व होनी चाहिए, और हमें कानून बनाकर मुसलमानों के कल्चर का, धर्म का, उनके पहनावे का, उनका वेशभूषा का, और इस प्रकार से जो उनका कल्चर है उसको सिक्योर करने के लिए, रिजर्व करने के लिए संविधान के अंदर एक वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, उपबंध होना चाहिए, या संविधान के अंदर ऐसा प्रावधान होना चाहिए जो हमें और हमारी कल्चर को वो सिक्योर कर सके। इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सलाहें मानी गई। एक मिनट साथियों, हाँ एक मिनट, कोई नहीं, चलते हैं अभी आगे थोड़ा सा, कहाँ पर से, हाँ तो 14 सूत्रीय मांगे जो है वो लेकर आता है जिन्ना, जिनमें से बहुत, जैसे कि मैंने अभी बताया, इसकी डिटेल बहुत लंबी है, मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँ, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। तो इस तरह की तो मांगे करता है ये, बहुत ज़्यादा मांगे होती थी, इतनी क्रिटिकल मांगे होती, वो स्वीकार्य नहीं थी, तो फिर वो दोनों के मतभेद हो जाते हैं, और इससे फिर नाराज हो जाते हैं हिंदू महासभा के लोग। हिंदू महासभा के लोगों को ये मानना होता है कि अगर ये सारी मांगे स्वीकार कर ली तो कल कोई सरकार अगर हमारी बनती है तो ये समर्थन दे देंगे, और हम कोई भी ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं करवा पाएंगे जो इनके उसमें हो, मतलब देश के फेवर में हो और वो इनके फेवर में ना हो, तो ये अपना समर्थन वापस ले लेंगे। ऐसे फिर कल को हिंदू महासभा कर देगी, वो भी तो दूसरे भी तो अपनी समस्याएं, अपना सूत्र क्या बोलते हैं, अपनी डिमांड्स रखेंगे, तो ये तो फिर सांप्रदायिक माहौल हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम वाली बात हो जाएगी, तो कैंसिल कर दिया मामला। वो नाराज हिंदू महासभा के लोग नाराज होते हैं, इनको भी सबको चाहिए फिर तो रिजर्वेशन, फिर सबको इनको भी आरक्षित सीटें चाहिए थी, प्रस्ताव अस्वीकार हो जाता है। आगे नेहरू और बोस इससे खिन्न हो जाते हैं, इसकी राम कहानी से, कांग्रेस की राम कहानी से और मुस्लिम लीग की जो चलता रहता है मामला, इससे परेशान हो जाते हैं, वो रिजाइन दे देते हैं इससे, हटो हम नहीं कर रहे काम इसमें। फिर वो अपने एक अलग दल बनाते हैं जिसका नाम होता है भारतीय स्वतंत्रता लीग। देखो क्या बात है, नेहरू और बोस कितने अच्छे पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग थे, अपना इतना तगड़ा ज़्यादा काम किया, और बाद के अंदर सुभाष चंद्र बोस को के गायब कराने में, सुभाष चंद्र बोस का वजूद को ख़त्म कराने में, उसका इतिहास मिटाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था, इन्हीं के मित्र नेहरू का, और इन्हीं के ही बाद के लीडर्स ने ख़त्म कर दिया। किसी को पता है 99 में जाकर के और 90s के बाद जाकर के पता लगा। बहुत से 3 कमीशन बने, मुखर्जी कमीशन, ये कमीशन, वो कमीशन, किसी की रिकमेंडेशन को ओपन नहीं आने दिया गया सुभाष चंद्र बोस को लेकर के। खैर जब आगे आएगा सेकंड वर्ल्ड वॉर की, जब आएगा INA वगैरह आएगा तब पढ़ाएंगे इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। तो ये आज का, हाँ ये प्रस्ताव अस्वीकार हो जाता है, प्रस्ताव गिर जाता है, बाद के अंदर नेहरू बोस इसे रिजाइन दे देते हैं, अपना अलग वो बना लेते हैं, भारत स्वतंत्रता लीग का गठन कर लेते हैं और इस पर अलग हो जाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक के साथ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक कि कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इसके बारे में कल हम आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे, इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर दोबारा मुलाकात होगी आप सभी के साथ ही, तब तक आप अपनी कंटिन्यू स्टडी में लगे रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद और जय भारत, थैंक यू सो मच।